Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 8 of our history. It's chapter 8, which is civilizing the native and educating the nation. So, before we start the chapter, let's talk about the previous chapter. So, what we understood or what we learned in our previous chapter of history, we talked about the we talked about Britishers, that how Britishers came and their impact on the life of local Nawabs and local Rajas, right? So, how they control or the revenue, and we talked about the taxations and jamedari system also. So, in previous chapter, we talked about that how Britishers impact or how Britishers, what was the effect of Britishers or colonial rule in the Nawab, on the Nawab or Rajas, right? Now, in this chapter, we are going to talk about the impact of colonial rule on education system. Okay, in this chapter, we will talk about the impact on the education system. So as you all know very well that हमारा अपना एक एजुकेशन सिस्टम था बेटा. कैसे गुरुकुल में जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे और उन सारी चीज़ों पर हमारे उस सिस्टम पर कैसे इम्पैक्ट डाला कॉलोनियल रूलर्स ने, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन. अच्छा, ये जो ब्रिटिशर्स थे बेटा, इन्हें लगता था कि जो इंडिया है या जो ये जो कंट्री है ना, सिविलाइज नहीं है. यहाँ पर सिविलाइज करने की बहुत ज़रूरत है लोगों को, है ना. तो ये चाहते थे कि हम इस एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करें जिससे कि ये सिविलाइज्ड हो, है ना. जो कंट्री है वो सिविलाइज्ड हो. यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नेटिव हैं, नेटिव मीन्स क्या होता है बेटा? नेटिव मीन्स वहीं पर्टिकुलर उसी जगह पे रहने वाले लोग, है ना, वहाँ के लोग. तो वो क्या हों? सिविलाइज्ड हों. अब कैसे क्या ब्रिटिशर्स पहले से जानते थे कि हमें कैसी पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए ताकि लोग सिविलाइज्ड होंगे, या उन्होंने क्या किया इसके लिए, एजुकेशन में कैसे चेंजेस किए, ये हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं. राइट, सो हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन. जो ब्रिटिशर्स हैं वो एजुकेशन को कैसे देखते थे, है ना, क्या समझते थे, क्या जानते थे, उनका जो है एस्पेक्ट है वो एजुकेशन के लिए क्या था. ओके, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. अब देखिए ओरिएंटलिज्म क्या है बेटा? ओरिएंटलिज्म है कि पुरानी जो चीज़ें चली आ रही है ना, पुरानी जो सोच आ रही है, पुरानी जो मान्यताएं हैं, है ना, उन्हें अपनाना, उन्हें एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग चलना, है ना, वही क्या है? ओरिएंटलिज्म है. In 1783, a person named William Jones arrived in Kolkata. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. ओके, अब 1783 में दिया है कि एक पर्सन जिनका नेम है विलियम जोन्स, वो कहाँ पर आए? कोलकाता आए और वो अपॉइंटेड थे एज अ जूनियर जज अपॉइंटेड थे. ठीक है. नाउ in addition to being an expert in law, Jones was linguist. अब linguist क्या होता है बेटा? linguist, yes, let's see here in the right side of your book, in the right side of the page, you can see the word linguist. Linguist means someone who know and studies several languages. Okay, linguist means someone who knows and studies several languages. So the person नेम्ड विलियम जोन्स जो हैं उन्हें लॉ की नॉलेज तो थी ही, बट साथ ही वो क्या थे बेटा? एक लिंग्विस्ट भी थे, जो जिन्हें बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी नॉलेज थी. राइट, ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, एंड हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, एंड हैड ऑल्सो लर्न फारसियन एट Calcutta.
he began spending many hours a day with pandits who taught him the subtitles of Sanskrit language, grammar and, देखिए सारी लैंग्वेजेस हैं वो पढ़ना चाहते थे, राइट। अब सारी लैंग्वेजेस दी और दिया है कि वो कुछ पंडित्स के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे क्योंकि वो ग्रामर और पोइट्रीज के बारे में जानना चाहते थे। सून ही वॉज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्सेस एंड लॉ, फिलोसफी, रीजन, पॉलिसी, पॉलिटिक्स, मोरालिटी एंड अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड द अदर साइंसेस, है ना। और जल्दी ही ये जो है इंडियन ये जो क्या जानना चाहते थे। सून ही वॉज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड द अदर साइंसेस, है ना। इन्होंने इंडियन टेक्स्ट के बारे में, है ना, एंशिएंट इंडिया, पुराने इंडियन टेक्स्ट के बारे में इन्होंने जाना। लॉ, फिलोसफी, रीज़न, ये सारे के सारे जो हैं एक वो एक एस्पेक्ट्स दे रखे हैं कि इन सब के बारे में उन्होंने। Soon he was studying ancient Indian text on law, philosophy, reason, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences, है ना। जल्दी ही उन्होंने जो है पुराने इंडियन टेक्स्ट के बारे में जाना, है ना। और किस बारे में? लॉ के बारे में, फिलोसफी, रीजन के बारे में, रिलीजन के बारे में, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक और मेडिसिन्स और दूसरे साइंस के बारे में भी जाना। जॉन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कोलकाता एट द टाइम। अब उन्होंने क्या बेटा नोटिस किया कि जैसे उनका इंटरेस्ट था लैंग्वेजेस को जानने में, और उनका इंटरेस्ट किस में बढ़ा बेटा? इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं या फिर हमारी एंशिएंट टाइम के जो टेक्स्ट हैं उन्हें जानने में उनका इंटरेस्ट बढ़ा। जैसा कि अभी हमने देखा कि ग्रामर वो पढ़ रहे थे, है ना। कुछ पंडितों के वो कांटेक्ट में थे, ग्रामर, पोएट्री वगैरह वो सीखना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि केवल वही नहीं, दूसरे जो लोग हैं उनका भी, दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनका भी इंटरेस्ट था उन्हीं की तरह इस लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। नाउ ऐसे ही एक इंग्लिशमैन जो कि कौन थे बेटा? हेनरी थॉमस कोलब्रुक थे, है ना। हेनरी थॉमस कोलब्रुक। और एक और नेम यहाँ पर दिया है नेथलेन हॉलहेड, है ना। ये दोनों जो नेम दिए हैं बेटा, इनका भी बिल्कुल इन्हीं की तरह इंटरेस्ट था, है ना। दोनों लोगों का भी इन्हीं की तरह बिल्कुल इंटरेस्ट था इस लैंग्वेज को जानने के लिए। एंशिएंट इंडियन हेरिटेज को जानने के लिए इनका भी उतना ही इंटरेस्ट था, ठीक है। तो बेटा इन तीनों लोगों ने मिलकर टुगेदर विद देम जॉन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जॉन ने इन दोनों के साथ मिलके टुगेदर विथ देम जॉन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने स्टार्ट की एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस, और एक जर्नल भी स्टार्ट किया जिसका नेम क्या था? एशियाटिक रिसर्चेस था, राइट। इन्होंने देखा कि भाई मेरे इंटरेस्ट के और भी लोग मुझे मिल गए हैं, और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स मिल गए हैं, तो इन तीनों ने बेटा अपने इंटरेस्ट की ये एक एशियाटिक सोसाइटी स्टार्ट की, राइट। नाउ दे शेयर्ड अ डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, है ना। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जो इंडिया और वेस्ट के जो कल्चर है उनको जानने में। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इस पैराग्राफ में हम क्या देख रहे हैं? ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के नेम हम देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंडियन कल्चर को सीखने में, इंडियन जो लैंग्वेज है ना, बहुत ज़्यादा उससे सीखना चाहते थे वो, है ना। पंडित्स के साथ रह के और सीखना चाहते थे। ऐसे 3 लोगों के बारे में आपने देखा, ठीक है। तो ऐसे लोग जो इस लैंग्वेज को सीखना चाहते थे बेटा, है ना, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया ओरिएंटलिज्म, है ना। ये ओरिएंटलिज्म को, ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म को मानने वाले लोग थे ये, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स सी, सो जॉन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट द डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, है ना। तो बेटा इन लोगों ने क्या किया? पुराने टेक्स्ट को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ट्रांसलेटिंग दैम एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नॉन टू अदर्स, है ना। उनका मीनिंग समझना, उनको ट्रांसलेट करना और दूसरे लोगों को समझाना, है ना, ट्रांसलेट
करना और समझना उन्होंने स्टार्ट किया. दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प Indians rediscovered their own heritage and understand the lost glories of their past. है ना, ये क्या इनका क्या मानना था कि अगर ये ऐसा करेंगे, है ना, अगर ये क्या करेंगे बेटा, इंडियन कल्चर के बारे में जानेंगे, इस लैंग्वेज को जानेंगे, इंडियन हेरिटेज को जानेंगे, और तो क्या होगा, इससे ना केवल ब्रिटिशर्स इंडियन के बारे में जान पाएंगे, इंडियन हेरिटेज के बारे में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं जान पाएंगे इंडियन कल्चर को, बल्कि खुद इंडियंस भी अपनी जो पुरानी और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हेरिटेज है उनके बारे में भी वो जान पाएंगे, खुद इंडियंस भी. एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट, और अपने पास्ट की जो खोई हुई ग्लोरीज हैं उनको भी वो समझ पाएंगे. इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर. और उनका क्या मानना था कि इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो गार्जियन बन जाएंगे इंडियन कल्चर के और मास्टर भी बन पाएंगे इंडियंस के. राइट. Now, influenced by such ideas, many company officials argue that the British ought to promote Indian rather than Western learning. तो इस इन आइडियाज से इंस्पायर होके बहुत सारे जो ब्रिटिश कंपनी के जो लोग थे, ऑफिशियल्स थे, है ना, उन लोगों ने क्या कहा कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, जब वेस्टर्न लर्निंग के बजाय इंडियन कल्चर को ही प्रमोट करना चाहिए. दे फेल्ट that institution should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Farsian literature and poetry. The officials also thought the Hindus and Muslims ought to be thought what they were already familiar with. है ना, अब वो लोग ये भी सोचते थे कि जिन लैंग्वेजेस से वो ऑलरेडी फैमिलियर्स हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स जो अपनी लैंग्वेजेस से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, उन्हें वही सिखाई जानी चाहिए. एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू दैम. मतलब एलियन का मतलब क्या बेटा, जो बिल्कुल भी वो सब्जेक्ट है ना, वो लैंग्वेजेस जो बिल्कुल वो जानते ही नहीं जिन लैंग्वेजेस को, उन लैंग्वेज को सिखाने के बजाय उनको कौन सी लैंग्वेज सिखानी चाहिए, उनकी अपनी लैंग्वेज सिखानी चाहिए, जो उन्हें जिस लैंग्वेज को वो पहले से ही जानते हैं, हिंदू और मुस्लिम्स. Now only then they believed could be British hope to win a place in the hearts of the natives. है ना, तो ब्रिटिशर्स क्या सोच रहे थे कि सिर्फ ऐसा करके ही उन्हें उनकी लैंग्वेज सिखा के वो क्या कर सकते हैं कि नेटिव्स यानी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके दिलों को जीत सकते हैं, है ना. तो बेटा यहाँ तक तो देखिए, अभी तक तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना क्या था, और ऐसे लोगों का यहाँ पर नेम लिया गया है, जैसे हेनरी थॉमस हैं, है ना, हेनरी थॉमस हैं, और कौन बेटा, विलियम जॉन्स हैं. इन लोगों का नेम लिया गया है कि ये ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो इंडियन हेरिटेज को, इंडियन कल्चर को जानना चाहते थे, इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ना चाहते थे, इंडियन लैंग्वेजेस को और आगे बढ़ाना चाहते थे, ताकि इंडिया के जो लोग हैं वो अपने कल्चर को और अच्छे से जान सके. और उनका मानना था कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे, हमारी बात मानेंगे, और हम इनके दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे, इंडियंस के दिलों में हम अपनी जगह बना पाएंगे, ताकि लोग बाहर ये जो इंडियंस हैं ये ऐसा समझे कि हाँ ये तो हमारी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं और हमारा अच्छा चाहते हैं. ठीक है. With this object in view, a madrasa was set up in Kolkata in 1781 to promote the study of Arabic, Farsian and Islamic law. And the Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. तो ऐसे ही क्या हुआ बेटा कि एक मदरसा स्टार्ट हुआ 1781 में, और क्या हुआ, उसके साथ ही एक कॉलेज भी इस्टेब्लिश हुआ बनारस में 1791 में. किस लिए, ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी है उसे एनकरेज करने के लिए. ठीक है. एंशंट संस्कृत टेक्स्ट को समझने के लिए क्या हुआ बेटा, एक कॉलेज भी स्टार्ट हुआ, कहाँ पर, बनारस में. नाउ
मदरसा, मदरसा के बारे में लिखा है बेटा। मदरसा क्या है? एन अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग, एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, है ना। एक ऐसा एक अरेबिक वर्ड है ये मदरसा, जो जो कौन से प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी टाइप के स्कूल और कॉलेज जहाँ पर अरेबिक को सीखा जा सके, ठीक है। तो बेटा इन लोगों ने क्या किया, ये प्रमोट करना चाहते थे, जो इंडियन जो लैंग्वेज है उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक मदरसा और उसके साथ ही एक क्या स्टार्ट किया बेटा, एक कॉलेज भी स्टार्ट किया। बनारस में एक कॉलेज स्टार्ट किया और एक मदरसा भी स्टार्ट किया कलकत्ता में, राइट। नाउ not all officials shared these views. Many were very strong in their criticism of the Orientalists. अब देखिए बेटा, ओरिएंटलिस्ट कौन है? ओरिएंटलिस्ट तो वो लोग हैं जो पुरानी, देखिए यहाँ दिया है, यस, here in the right side of your page, Orientalist, those with a scholarly नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, है ना। वो लोग जो एशिया की लैंग्वेज और कल्चर को बहुत अच्छे से जानते थे, वो ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट कौन लोग बेटा? जो लोग क्या चाहते थे, इंडियन लैंग्वेज को और इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते थे, और चाहते थे कि इंडियन जो लोग हैं वो भी इस लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छे से सीखें, है ना बेटा। तो ये वो लोग, अब सारे के सारे ओरिएंटलिस्ट तो नहीं थे। देखिए लिखा है नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर्ड दीज व्यूज, सभी के ऐसे ही व्यू नहीं थे। सभी जो है जो इंडियन लिटरेचर है इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, और कुछ लोग ओरिएंटलिस्ट के अपोजिट भी थे, है ना। अब ऐसे लोग क्या चाहेंगे बताइए, जो ओरिएंटलिस्ट के अपोजिट होंगे वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आगे बढ़े, है ना। ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज सिखाएं, वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं या फिर यहाँ के जो नेटिव्स हैं उन्हें वो अपनी लैंग्वेज सिखाएं। ऐसा कौन चाहेगा? जो ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट जो लोग हैं, है ना, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ओरिएंटलिस्ट को, वो लोग। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, है ना। एरर्स ऑफ द ईस्ट, अब ईस्ट की क्या एरर्स थी उन लोगों के अकॉर्डिंग, जो कॉलोनियल रूलर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। एरर्स ऑफ द ईस्ट फ्रॉम द अर्ली 19th century, many British officers began to criticize the Orientalist vision of the learning, है ना। 19th century से बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उन्होंने ओरिएंटलिस्ट विजन जो था लर्निंग का उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। दे सेड दैट द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट। वो क्या कहते थे, उनका मानना क्या था कि जो ये नॉलेज है ईस्ट का वो बिल्कुल पूरा का पूरा एरर्स से भरा हुआ है, गलतियों से भरा हुआ है और साइंटिफिक भी नहीं है, राइट। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट, है ना। जेम्स मिल कौन थे? एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बिल्कुल ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट जिन्होंने बोला, जो बिल्कुल भी नहीं मानते थे ओरिएंटलिस्ट को। तो फिर क्या सोचिए बेटा, ओरिएंटलिस्ट को नहीं मानते थे तो फिर क्या चाहते होंगे वो चाहते होंगे अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को बढ़ाना और सिखाना चाहते होंगे यहाँ के लोगों को, है ना। द एम, अब ये क्या कहते हैं बेटा, जेम्स मिल क्या कहते हैं? द एम ऑफ एजुकेशन आउट टू टीच वॉट वॉज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एजुकेशन का एम क्या है बेटा, ये सिखाया जाए कि क्या सच में प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसके बारे में सिखाया जाए। तो ये तो ऐसा मानना तो उनका सही था। सो इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांटेजेस देन दैट द वेस्ट हैड मेड। तो उन्होंने क्या कहा कि तो इंडियन को जो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांटेजेस के बारे में नॉलेज दिया जाना चाहिए। बट बेटा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोचना क्या सही है क्या? आप खुद सोचें। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बट उन्होंने बिल्कुल वो जो दूसरी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में तो बिल्कुल उन्होंने सोचा, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोचा, है ना। then rather than with the poetry and scared literature of the ओरिएंट, उन्होंने क्या कहा कि पोइट्री और जो ये पुराना जो लिटरेचर है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाना चाहिए, और सिर्फ इनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो साइंटिफिक नॉलेज है, टेक्निकल एडवांटेजेस हैं, है ना, वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए, राइट। One of the most outspoken and influential of such critics of the times was Thomas Babington Macaulay.
ही सॉ इंडियन एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, है ना बेटा। यहाँ पे मैकाले का नेम दिया है, बैबिंगटन मैकाले, उनके बारे में लिखा है कि भाई उन्होंने जो है वो ओरिएंटलिस्ट को सबसे ज़्यादा उन्होंने उनके अगेंस्ट थे, और वो कहते थे कि वो इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री कहते थे, और कहते थे कि इसे सिविलाइज करना ज़रूरी है ना। और मैकाले क्या लिखा है बेटा, देखिए उन्होंने कहा अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। उन्होंने क्या कहा कि एक यूरोप की एक लाइब्रेरी की सिर्फ एक शेल्फ ही, है ना, यूरोपियन लाइब्रेरी की सिर्फ एक शेल्फ ही किसके बराबर है, पूरे के पूरे नेटिव लिटरेचर, इंडिया के पूरे नेटिव लिटरेचर और अरेबिया के बराबर है ना। मतलब सिर्फ एक शेल्फ को उन्होंने पूरे लिटरेचर से कंपैरिजन किया है इंडिया के। तो ऐसा उनका मानना था। ही अर्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग। उन्होंने कहा कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओरिएंटल लर्निंग पे बिल्कुल पैसे वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल ओरिएंटल लर्निंग के अगेंस्ट थे। फॉर इट वॉज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़, क्यों, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। ठीक है। नाउ विथ ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकाले एम्फसाइज्ड द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। उन्होंने बिल्कुल वो क्या चाहते थे कि बस इंग्लिश लैंग्वेज सीखें सब लोग, इंग्लिश लैंग्वेज को ही उन्होंने सीखने को कहा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये जो इंडियन लिटरेचर है ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है और अनसिविलाइज्ड हैं उनके अकॉर्डिंग लोग। तो देखो बेटा, इसके पहले वाला जो हमने पैराग्राफ देखा वहाँ पर हमने देखा था कि कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जो चाहते थे जो हिंदी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर या फिर हम कहें कि ये जो इंडियन लिटरेचर है उसको बढ़ाना और सीखना चाहते थे, है ना। पहले हमने उनके बारे में पढ़ा और अब इस वाले पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि कौन उसके अगेंस्ट थे, है ना, कौन बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे और जो इंग्लिश पढ़ वो जो चाहते थे कि यहाँ के लोग जो हैं वो इंग्लिश सीखें, है ना। नाउ फॉलोइंग मैकालेज मैन्यूट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 मैकाले के समय आया। ठीक है। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन and to stop the promoting of oriental institution like the Kolkata, Madras and Banaras Sanskrit College. These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay. Now English textbooks now began to produce for schools, है ना। देखिए बेटा, यहाँ अब क्या हुआ कि हायर एजुकेशन में भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही यूज़ की जाएगी, लोग हायर एजुकेशन में भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे, ऐसा मैकाले ने कहा। और हमने देखा कि ये एक्ट आया, कौन सा बेटा, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आया, 1835 में मैकाले के समय, राइट। और ये कोलकाता, मद्रास और बनारस की जो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन हैं इन्हें बिल्कुल बंद करने के लिए, और कहा गया कि भाई जो इंग्लिश है, इंग्लिश में ही जो हायर एजुकेशन है वो सारी की सारी किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो हमने दो एस्पेक्ट देखे, दो अलग अलग एस्पेक्ट देखे बेटा, जो कि एक तो ये था कि जो ओरिएंटलिज्म को मानने वाले लोग, मतलब जो पुरानी जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो हेरिटेज है उसे मानने वाले जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उन्हें देखा, और सेकेंडली हमने देखा वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स मैकाले जैसे, जो कि इंग्लिश को जो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ें, यहाँ के लोग इंग्लिश में ही सीखें, क्योंकि वो उनका कहना था कि वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव हेरिटेज है, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। नाउ एजुकेशन फॉर कॉमर्स, है ना, यहाँ पर हम देखेंगे कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स इसमें क्या है। देखिए, इन 1854 the court of directors of East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India issued by Charles Wood, the president of the board of control of the company. It has come to be known as Wood's dispatch, है ना बेटा। देखिए, चार्ल्स वुड्स के समय वुड्स डिस्पैच आया, now outlining the education policy what was to be followed in India. They emphasize once again the practical benefit of a system of
यूरोपियन लर्निंग एज अपोज द ओरिएंटल नॉलेज। यहाँ पर भी क्या हुआ बेटा, ये जो वुड्स डिस्पेच जो आया इसमें भी क्या दिया था, वही कि जो है ओरिएंटल लर्निंग है इसके अगेंस्ट था ये भी। और ये भी क्या किसे बढ़ाना चाहता था, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये भी यही कहता था कि जो यूरोपियन लर्निंग है ये क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज है और इसे ही बढ़ाना चाहता था। ओके, नाउ ये जो वुड्स डिस्पेच है इसमें भी लिखा था कि प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स किससे हो सकते हैं, सिर्फ यूरोपियन लैंग्वेजेस से, है ना, यूरोपियन लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश लर्न करने से, एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज, और बिल्कुल ओरिएंटल नॉलेज के ये अगेंस्ट था। नाउ वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पेच पॉइंट टू वॉज इकोनॉमिक। ठीक है बेटा, अब इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ क्या था, इकोनॉमिकली भी इसे यूज़ किया जा सकता था। जब इंग्लिश को यूज़ किया जाए तो इनके अकॉर्डिंग अगर इंग्लिश को यूज़ किया जाए तो ये प्रैक्टिकल होगी इकोनॉमिकली भी, है ना। कैसे, यूरोपियन लर्निंग्स, जो यूरोपियन लर्निंग्स है ये इकोनॉमिकली भी प्रैक्टिकल होगी। इट सेड वुड इनेबल इंडियन टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। इनका मानना था कि ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है यूरोपियन लर्निंग्स, तो क्या होगा कि लोग इससे फ़ायदा होगा, यहाँ पर इंडियंस को फ़ायदा होगा ट्रेड और कॉमर्स में, राइट, एंड मेक दैम सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और इस लैंग्वेज को सीख करके ये जो कंट्री के जो रिसोर्स डेवलपमेंट में है, रिसोर्स डेवलपमेंट में भी हेल्प हो सकेगी। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, है ना, ये यूरोपियन लैंग्वेजेस को सीखेंगे तो क्या होगा, यूरोपियन की जो लाइफ के तरीके हैं वो सीख पाएंगे यहाँ के लोग। वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर्स, है ना। अब यूरोपियन लाइफ स्टाइल अगर ये लोग सीखेंगे तो उनके टेस्ट और डिज़ायर्स भी चेंज होंगे। एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, फॉर इंडियन वुड बिगन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस इन यूरोप। अगर ये यूरोपियन लैंग्वेजेस सीखेंगे तो वहाँ से ये प्रभावित होंगे वहाँ, और उनके जो इम्पैक्ट है वो इन पे पढ़ेंगे, उनके बारे में सीखेंगे, उनके कैसे तौर तरीके उस बारे में सीखेंगे, और जो यूरोपियन गुड्स हैं उसे भी ये लोग खरीदने लगेंगे। तो ये एक उनके इसके पीछे इनका एक ये इंटेंशन था, ठीक है, कमर्शियल इंटेंशन था। Now, Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral characters of Indians, है ना। वुड का डिस्पेच भी बोलता है कि ये जो यूरोपियन लर्निंग है ये क्या करेगी, मोरल कैरेक्टर, मतलब लोगों को, इंडियंस जो हैं, है ना, उनका मोरल भी इम्प्रूव करेंगे, उनमें मोरल वैल्यूज़ भी इम्प्रूव करेंगे, इनका ऐसा मानना था। इट वुड मेक दैम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, और ये जो यूरोपियन लर्निंग है ये उन्हें ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाएगी। जैसे इंडियंस पहले से डिसऑनेस्ट थे, है ना, और यूरोपियन लर्निंग ही इन्हें ऑनेस्ट बना सकती है, ठीक है। नाउ ये जो वुड्स का जो डिस्पैच था ना बेटा, इसका ऐसा मानना था, एंड दस सप्लाई द company with civil servants who could be trusted and depended upon. The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and commitment to work, है ना। तो कहा गया कि भाई ये जो ईस्ट का जो लिटरेचर है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एरर है, सिर्फ एरर ही नहीं है, बल्कि ये लोगों को अपनी ड्यूटी के लिए और अपनी दायित्वों के बारे में भी नहीं बताता है ना, ऐसा कहा। नॉर कोड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और ना तो ये जो इंडियन लिटरेचर है या इंडियन जो लर्निंग्स हैं ये स्किल्स को भी डेवलप नहीं कर सकती। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्किल्स ज़रूरी हैं किसी भी पर्सन में होना, वो भी डेवलप नहीं हो सकती इंडियन लिटरेचर से, ऐसा कहा गया। वुड्स का जो डिस्पेच है उसमें ऐसा कहा गया बेटा। नाउ स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, है ना। अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स ली गई। इन 1857 while the Sipais rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in कोलकाता।
ओके, कोलकाता में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई, मद्रास एंड बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई, है ना। अब यूनिवर्सिटी वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका था बेटा। अटेम्प्ट्स वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, और स्कूल एजुकेशन में भी चेंजेस होने के लिए चेंजेस होने लगे, स्कूल एजुकेशन में भी चेंजेस होने लगे। तो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई और स्कूल एजुकेशन में भी चेंजेस होना स्टार्ट हुए। नाउ द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, अब मोरल एजुकेशन की डिमांड के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, है ना, उन्होंने क्या किया बेटा, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है इसको भी इसके अगेंस्ट थे, है ना, इसको क्रिटिसाइज किया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे इन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया। जब द मिशनरीज फेल्ड दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल एंड मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियंस एजुकेशन, है ना। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे इनका कहना ये था कि सिर्फ एजुकेशन सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं होनी चाहिए बल्कि एजुकेशन में मोरल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। और ये मिशनरीज जो थी इनका मानना ये था कि मोरल वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन से ही आ सकती है लोगों में, राइट। Until 1813, the East India Company was opposed to missionaries' activities in India. It feared that missionaries' activity would provoke reaction among the local population and make them suspicious of British person in India. अब 1813 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपोज्ड, उन्होंने अगेंस्ट थी मिशनरीज के। क्यों अगेंस्ट थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि मिशनरीज़ को अगर मिशनरीज़ पे, क्रिश्चियन मिशनरीज़ पे अगर यहाँ के लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया और अगर कंपनी भी अगर उनके साथ मिल गई तो क्या होगा बेटा, उसके साथ साथ मिशनरीज़ के साथ साथ इन्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। मतलब इन्हें डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें सस्पिशियस हम पर शक करें यहाँ के लोग, है ना, और हम पे ट्रस्ट ना करें। तो इसलिए ये सोच करके कि मिशनरीज़ के साथ साथ कहीं ऐसा नहीं कि इन्हें भी जाना पड़े, तो ये सोच करके इन्होंने क्या किया बेटा, ये मिशनरीज़ के अगेंस्ट थे स्टार्टिंग में, तो जो ब्रिटिशर्स थे ये। देन अनेबल टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट विद इन ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरीज, है ना, क्योंकि ब्रिटिश के कंट्रोल में जितनी भी टेरिटरीज थी उसके साथ तो ये मिशनरीज कोई भी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे। द मिशनरीज सेटअप अ मिशन एट सीरामपुर, है ना, सेरमपुर इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जो एरिया था सीरमपुर, यहाँ पर इन्होंने बेटा अपना जो सेटअप है वो स्टार्ट किया, अपना जो मिशन है वो स्टार्ट किया, ठीक है। अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन 1800 एंड अ कॉलेज इस्टेब्लिश इन 1818। 1818 में एक कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ और एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्टार्ट हुई 1800 में। Over the 19th century, missionary schools were set up all over the India. 19th century तक पूरे इंडिया में जो मिशनरी स्कूल्स हैं वो स्टार्ट हुए। आफ्टर 1857, however, the British government in India was reluctant to directly support missionary education. 1857 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जो है मिशनरीज़ को सपोर्ट करना बेटा बंद कर दिया था, क्योंकि वो डरे हुए थे। देयर वॉज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड रिलीजियस आइडियाज माइट इनरेज नेटिव ओपिनियन, है ना। देखिए बेटा, इनरेज नेटिव ओपिनियन, इनरेज मीन्स क्या, भड़काना होता है बेटा। अब इन्होंने क्या किया कि 1857 तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मिशनरीज़ की हेल्प करना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि ये डर गए थे इस बात से कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो लोकल कस्टम्स हैं, यहाँ के प्रैक्टिसेस हैं, बिलीफ्स हैं और जो रिलीजियस इनके जो आइडियाज़ हैं इनके अगेंस्ट अगर जाएं तो ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं उससे भड़क सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने मिशनरीज़ की हेल्प करना बंद कर दिया था। ओके, तो बेटा
So this is all about today's lecture beta. In our next lecture we will see that what happened to the local schools. जब यहाँ तक हम आ चुके हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं इन लोगों ने बेटा जो है स्कूल्स और कॉलेजेस स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, और यूनिवर्सिटीज़ भी, यूनिवर्सिटीज़ वाला भी सिस्टम है जो स्टार्ट हो गया है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो फिर जो लोकल स्कूल्स थे उनका क्या हुआ, है ना, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके बेटा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू बेटा।